हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 के 10 सवाल बेमिसाल। यानी कि आज के सेशन में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के 10 उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। कौन से वो 10 सवाल होंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं और थ्योरी भी समझा रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं अपने पास इस चैप्टर में, किस तरीके से कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इस चैप्टर में जो कुछ टॉपिक्स है हमारे पास उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, मान लो आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर ये एलिमेंट्स है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कहना है कि सेट ए से सेट बी के सारे एलिमेंट्स के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशंस है उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। अब इसको एक एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फिगर दे रखी है बेटा, इसको बोला जाता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम अब क्या होता है ये, क्या होता है ये? इसमें हम एक जगह पे सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 और एक जगह पे बेटा सेट बी के एलिमेंट्स लिख देंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहते हैं? सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशंस। जैसे 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो सेट ए के सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं उन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। ये एरो डायग्राम हो गया। अब अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ये हो गई बेटा इसकी रोस्टर फॉर्म, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। वहीं अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी कि ए क्रॉस बी के अंदर दो एलिमेंट्स है, एक एक्स और एक वाई। एक्स जो है बेटा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, सेट ए से। देखो 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है और पीछे वाला जो है वो वाई जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। आगे वाला सेट ए से बिलोंग करेगा, पीछे वाला सेट बी से बिलोंग करेगा। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब बेटा ये जो है इसके अंदर ये जो ये है इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। इसमें बेटा ये जो y होता है इसको बोला जाता है इमेज। किसकी इमेज? x की इमेज। और ये जो x है इसको बोला जाता है प्री इमेज। किसकी प्री इमेज? y की प्री इमेज। क्लियर? अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लो कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर किसी दिन इक्वल हो गए, x कॉमा वाई और a कॉमा बी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है? x a के बराबर होगा और y b के बराबर होगा। आगे वाला आगे वाले के बराबर, पीछे वाला पीछे वाले के बराबर। क्लियर इतनी बात? अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि a क्रॉस b के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b के अंदर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट्स इंटू 3 एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 3 6 नहीं होता है, 9 होता है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद आपके पास रिलेशंस की डेफिनेशन आ जाती है। रिलेशंस क्या होता है? रिलेशन एक तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लग जाए। जैसे मान लो आपके पास एक रिलेशन है सेट ए का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। रिलेशन को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया तो ऐसे लिखा गया कि x कॉमा वाई दो एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब यहां पे कोई कंडीशन नहीं लगती है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो जितने भी पॉसिबल रिलेशन है सारे आ जाते हैं, लेकिन रिलेशन में एक स्पेसिफिक कंडीशन लग जाती है। जैसे कि यहां पे ये कंडीशन लग गई कि y की वैल्यू x प्लस 4 के बराबर होना चाहिए, और x कहां से लिया जाएगा? सेट a से। y कहां से लिया जाएगा? सेट b से। अब जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। जैसे ही x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। अब देखो 3 तो सेट a में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 7 जो है वो सेट b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम ये वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है x सेट a से बिलोंग करना चाहिए एंड y जो है वो सेट b से बिलोंग करना चाहिए। यहां पे ये 7 सेट b से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये वाला एलिमेंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा मैं एक और चीज बताना चाहता हूं,
बेटा मैंने इस चैप्टर के ऊपर एक वन शॉट वीडियो भी बनाया है, अगर आप और डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो आप वो वन शॉट वीडियो भी जरूर देखना। क्लियर? फिर बेटा तीन चीजें आती है आपके पास, एक डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है बेटा किसी भी रिलेशन में, ये जो रोस्टर फॉर्म लिखी है इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को डोमेन बोला जाता है, जैसे 1,2। रेंज क्या होता है? किसी भी रिलेशन में ये जो सेकंड एलिमेंट होता है इसके सेट को रेंज बोला जाता है। कोडोमेन क्या होता है? ये जो सेकंड एलिमेंट है 5 और 6, ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं? सेट बी से, तो उस पूरे के पूरे सेट को कोडोमेन बोला जाता है। क्लियर इतनी बात? उसके बाद बेटा हमारे पास इस चैप्टर में है फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही होता है, लेकिन कैसा रिलेशन? जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स की एक इमेज हो, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो। जैसे 1 की एक इमेज है 5, 2 की एक इमेज है 4, 3 की एक इमेज है 6, तो ये रिलेशन क्या है? फंक्शन है। लेकिन बेटा अगर आप यहां पे देखोगे 1 की दो दो इमेज है तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, या कोई एक एलिमेंट छूट जाए जिसकी कोई इमेज ना हो तो वो भी फंक्शन नहीं होता है। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो तो उस रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है। क्लियर इतनी बात? अब बेटा इस चैप्टर में हमारे पास और कुछ नहीं है, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी डोमेन और रेंज रियल नंबर से बिलोंग करती है। अब इनके ग्राफ्स हमारे पास है तो उनके ग्राफ्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास सबसे पहले आता है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि मेरा फंक्शन जो है fx जो है वो c के बराबर है, c यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसा। अब डोमेन और रेंज निकालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, जो भी फंक्शन आपके पास है, जो भी फंक्शन आपके पास है, अगर आपने उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो आप उसकी शैडो बनाओ। एक्स एक्सिस पे जो शैडो बनेगी, एक्स एक्सिस पे जो शैडो बनेगी वो डोमेन होती है, और जो वाई एक्सिस पे जो शैडो बनेगी बेटा वो रेंज होती है। तो एक्स एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है? सभी पॉइंट्स पे, तो इसकी डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर इसकी शैडो में वाई एक्सिस पे बनाने की कोशिश करूं तो वाई एक्सिस के सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे बनेगी, और ये पॉइंट क्या है? सी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? सी। जो भी वो कांस्टेंट होगा 1 2 3 जो भी वो होगा। फिर उसके बाद है बेटा लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आपके पास होता है fx इज इक्वल्स टू x के बराबर, ये वाला लीनियर फंक्शन हमें पढ़ना है। इसका ग्राफ होता है ऐसा स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं एक्स एक्सिस पे, शैडो बनाऊं एक्स एक्सिस पे, तो हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी। एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी। वहीं अगर मैं इसकी शैडो वाई एक्सिस पे बनाऊं तो वाई एक्सिस के भी हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज भी क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सारे रियल नंबर आते हैं, वाई एक्सिस पे सारे रियल नंबर आते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास होता है बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ बनता है ऐसा पैराबोला, 0,0 पे ये कट करता है। अब अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी, तो डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। लेकिन जब मैं वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाऊंगा, वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाऊंगा, तो वाई एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड पे ही इसकी शैडो बन रही है, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, फिर क्यूबिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, क्यूबिक फंक्शन यानी कि fx इज इक्वल्स टू x की पावर 3, ये क्यूबिक फंक्शन हो गया। अब बेटा इस क्यूबिक फंक्शन में अगर मैं शैडो बनाऊं एक्स एक्सिस पे, तो हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। वहीं वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाऊं तो हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। तो डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर। रेशनल फंक्शन इसकी शैडो बनाओ एक्स एक्सिस पे, तो ये हर एक पॉइंट पे अपनी शैडो बनाएगा सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़ के। तो डोमेन क्या हो गई बेटा इसकी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये रेशनल फंक्शन होता है 1/x। और रेंज क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ, वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ, तो वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़ के। फिर ऐसे ही बेटा इरेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? अंडर रूट एक्स के बराबर। अब इस इरेशनल फंक्शन में इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसकी अगर मैं एक्स एक्सिस पे शैडो बनाऊं तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे इसकी शैडो बन रही है 0 से इंफिनिटी, ये डोमेन हो गई। वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाऊं तो 0 से इंफिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ अगर आपको आता है तो आप उसकी डोमेन और रेंज इजीली ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हो। ऐसे ही बेटा मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बेटा? मॉड एक्स के बराबर होता है। इसका ग्राफ बनता है ऐसा, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से इंफिनिटी। शैडो बना के देख लो।
सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है बेटा जिसमें -1 के बराबर होती है आपकी वैल्यू अगर x लेस देन 0 हो, 0 के बराबर होगा जब x 0 के बराबर होगा, और 1 के बराबर होगा बेटा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये बेटा 1 पे कट करेगा, -1 पे कट करेगा और 0 पे कट करेगा। अब अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं एक्स एक्सिस पे, तो देखो हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, हर एक पॉइंट पे, तो डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर। लेकिन वाई एक्सिस पे अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉइंट्स मिलते हैं मुझे, -1, 0 और 1। तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि आप बेटा इसके अंदर कुछ भी डालो हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसका ग्राफ बनता है ऐसा, इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज क्या होती है इसकी, ऑल इंटीजर्स इसकी रेंज होती है। क्लियर इतनी बात? तो ये सारा का सारा सार है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, समरी है। अब हम कुछ सवालों को देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। जैसे पहला सवाल है फाइंड ए एंड बी, अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, तो मैंने आपको बताया है दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर होंगे, आगे वाला आगे वाले के बराबर, पीछे वाला पीछे वाले के बराबर, तो b+5 किसके बराबर, 3 के। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2+1, यानी कि a आ गया आपके पास 3, और b की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास b इज इक्वल्स टू 3 - 5 यानी कि -2। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -2 आ जाएगी। क्लियर? फिर उसके बाद फाइंड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। आपके पास एक रिलेशन दिया गया है x इंटू वाई जो है वो 4 के बराबर, ये कंडीशन लग गई है, और x और y कहां से बिलोंग कर रहे हैं, z यानी कि इंटीजर्स। तो सबसे पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखो कैसे करोगे। उसने बोला x इंटू वाई जो है वो क्या है, 4 के बराबर है। x इंटू वाई क्या है, 4 के बराबर है, और x जो है बेटा वो इंटीजर्स से बिलोंग करेगा, y जो है वो भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, y जो है वो भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होते हैं, और -1, -2, -3, -4 इधर -इंफिनिटी तक जाते। अब बेटा अगर मैं x की जगह पे 1 रखूं तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तभी तो जाके ये 4 बनेगा। x की जगह पे 2 रखूं तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तभी तो ये जाके 4 बनेगा। अब अगर x की वैल्यू में 3 रखूंगा तो यहां पे क्या होगा, 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये 4 बनेगा। बट उसने क्या बोला है, x और y दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब x की जगह पे 4 रखूं तो y की जगह पे 1 रख सकता हूं मैं, तब जाके ये 4 होगा। अब x की जगह पे 5 रखो, 6 रखो, तो वो वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो ये मेरे पास ये इंटीजर्स हो गए। साथ के साथ मैं थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ भी जाऊंगा। x की जगह पे -1 रखूं तो y की जगह पे -4 रख देता हूं, तो भी इसका आंसर 4 आ रहा है। x की जगह पे -2 रखूं तो y की जगह पे -2 रख सकता हूं, तो भी इसका आंसर 4 आ रहा है। x की जगह पे -4 और y की जगह पे -1, तो भी इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनसे मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो अब अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखो x1 था तो y 4 था, x2 था तो y 2 था, x4 था तो y क्या था, 1 था, x -1 था तो y -4 था, x -2 था तो y क्या था, -2 था, x -4 था तो y क्या था, -1 था। ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब बेटा उसने क्या बोला है, इसकी डोमेन रेंज निकालने को बोला है। डोमेन क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, डोमेन जो आगे वाली वैल्यू होती है, जो आगे वाली वैल्यू होती है, यानी कि 1, 2, 4, -1, -2, -4। वही अगर मेरे से कोई इसकी रेंज पूछ ले, अगर कोई मुझसे इसकी रेंज पूछ ले तो रेंज क्या हो जाएगा, 4, 2, 1, -4, -2, -1। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ मुझे इसकी कोडोमेन बताना, मुझे इसकी कोडोमेन बताना कि इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है, इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है, जरूर बताना टाइम स्टैम्प्स के साथ। वहीं पे उसका रिप्लाई कर दूंगा सही है या गलत। अब जैसे एक ये सवाल दिया गया है, सवाल बहुत प्यारा है। लेट ए एंड बी आर द सेट्स एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, x, y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b और y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर के बराबर। अब आपके पास एक रिलेशन दिया गया है, मतलब एक सेट ए है, उसने बोला डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम क्या कहता है, पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिख लो 1, 2, 3 और 4, फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिख लो 1, 4, 9, 16 और 25। अब उसने क्या बोला है,
उसने बोला है अगर मैं x को 1 रखूं, x इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर x को 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का रिलेशन इसके साथ, x को 2 रखूं तो y क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये इसका एरो डायग्राम हो गया। उसके बाद उसने बोला फाइंड डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन क्या होगा बेटा x। अब अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बन रहा है, 1 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, और 4 का रिलेशन 16 के साथ, है ना। तो डोमेन क्या होगी बेटा इसकी, जो आगे वाले एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4, रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी, रेंज हो जाएगी इसकी 1 4 9 और 16, और कोडोमेन क्या हो जाएगी बेटा, ये जो सेट बी है ये पूरा का पूरा, यानी कि 1 4 9 16 और 25, ये क्या हो गई इसकी रेंज हो गई। क्लियर। ऐसे ही अपने पास एक सवाल और है, ये सवाल क्या कहता है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस और जी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, शो दैट द फंक्शन एफ जो है वो एक फंक्शन है एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सवाल है, बट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना कि कैसे आप लोग इस सवाल को सॉल्व करोगे। देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आपके पास एक फंक्शन है, इसको ना थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, एक नंबर लाइन खींच ली मैंने। उसने बोला है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से मान लो यहां पे 0 है, 0 है, x की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। 0 से बड़ी है तो भी आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। लेकिन 2 के बराबर जो है 2 है तो भी आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये खत्म हो गया। फिर 2 से बड़ी अगर x की वैल्यू है, 2 से बड़ी अगर x की वैल्यू है तो बेटा आपका फंक्शन क्या है, 2x है, और इसके हिसाब से अगर 2 के बराबर है तो भी आपका फंक्शन क्या है, 2x है। एंड 5 से 5 के बराबर अगर आपका फंक्शन है तो भी आपका फंक्शन क्या है, 2x है। यानी कि आपके फंक्शन को इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक किया गया है कि x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में अगर है तो आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर है, 2 से 5 के बीच में है तो आपका फंक्शन fx है। अब ये एक फंक्शन है या नहीं है ये बताना है आपको। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब 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 सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज हो, एक इमेज हो, एक इमेज हो। तो देखो x क्या है, रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर, यानी कि x की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, यहां से 0 से लेके 5 के बीच में कुछ भी ले सकता हूं। अब अगर एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी तो ये रिलेशन क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। अब जैसे अगर मैं x की जगह पे 0 रखूं, अगर x की जगह पे 0 रखूं तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 0 यानी कि मेरा फंक्शन क्या है इस केस में 0 एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 0। x की जगह पे अगर मैं 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। x की जगह पे अगर मैं 2 रखूं तो मेरा फंक्शन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 पे मेरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। अब अगर x की जगह पे मैं फिर दोबारा से 2 रखूं तो बेटा 2 पे मेरा फंक्शन 2x के बराबर भी है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अब अगर x की जगह पे मैं 3 रखूं तो मेरा फंक्शन क्या है 2x, यानी कि 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब अगर x की जगह पे 4 रखूं तो क्या फंक्शन हो जाएगा मेरा, 2 के बाद जो है मेरा 2x है फंक्शन, x स्क्वायर नहीं है, अब 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो अब आपको देखना है, देखो 0 की एक इमेज है 0, 1 की एक इमेज है 1, 2 की एक इमेज है 4, फिर 2 की एक ही इमेज है 4, 2 की, ध्यान से देखो 2 की एक इमेज है 4, और इस वाले केस के हिसाब से भी 2 की एक इमेज है 4, 3 की एक इमेज है 6, 4 की एक इमेज है 8। तो आपको जनरली कहां पे चेक करना है, आपको उस पॉइंट पे चेक करना है जो ऊपर भी कॉमन हो और नीचे भी कॉमन हो, बस आप 2 पे चेक करो। तो 2 पे इमेज क्या है 4 और 2 पे इमेज क्या है 4, दोनों केसेस में। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे f2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो आप लिखोगे हेंस f is a function because 2 has only one image, ठीक है, 2 की सिर्फ एक इमेज है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं अपने दूसरे फंक्शन gx की, अब gx का ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ये यहां पे भी 0 है, 0 से लेके 3 तक है,
फिर 3 से लेके 5 तक की बात है। 0 पे मेरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। 0 से 3 के बीच में मेरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। 3 पे देखो 3 के बराबर जब है तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। 3 पे इसके हिसाब से 3 पे मेरा फंक्शन 2x भी है। 3 के बाद मेरा फंक्शन 2x है और 5 में मेरा फंक्शन क्या है, 2x है। अब मैं जरा इसकी इमेजेस चेक कर लेता हूं। अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा। 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। इसके हिसाब से 0 से लेके 3 के बीच में ये किया। लेकिन उसने बोला 3 पे 2x भी है आपका फंक्शन, 3 पे x स्क्वायर भी है आपका फंक्शन और 2x भी है। तो x स्क्वायर के हिसाब से तो इमेज बन गई 9। अब अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 इंटू 3, इस वाले के हिसाब से मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि 3 की एक इमेज तो 9 बन रही है और 3 की एक इमेज बेटा 6 बन रही है। तो अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6। फिर आप लिखोगे हेंस g इज नॉट अ फंक्शन, g इज नॉट अ फंक्शन, g फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 3 हैज 2 इमेजेस, 3 हैज 2 इमेजेस, ठीक है, क्योंकि 3 की दो इमेजेस हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। अगला सवाल बेटा बहुत प्यारा सा है, इसको मैं आपको ग्राफ बना के भी दिखाऊंगा और नॉर्मली आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वो भी समझेंगे। सबसे पहले नॉर्मली कैसे आप इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज निकालोगे वो समझेंगे। देखो डोमेन तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको x की वैल्यू बतानी है। x क्या होगा, तो x क्या होगा, कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। मॉडुलस में कोई बाउंडेशन नहीं होती है x के लिए, तो इसकी डोमेन कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन जब बात करते हैं बेटा रेंज की, तो कैसे बात करोगे। सबसे पहले उसने बोला x की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर। ये जो मेरा फंक्शन है ये है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 अब बेटा x की वैल्यू तो डोमेन होती है और y की वैल्यू क्या होती है, रेंज का काम करती है। तो इसके हिसाब से, डोमेन के हिसाब से x की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बेटा मुझे ये बनाने की कोशिश करना है, अगर मैं इनइक्वालिटी, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इनइक्वालिटी करी हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इनइक्वालिटी नहीं करी हो, तो मुझे 2x माइनस 3 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इंफिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करो, इंफिनिटी ही रहता है। x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x हो जाएगा, और इंफिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करो इंफिनिटी रहे। फिर क्या है, -3। तो इंफिनिटी में कुछ भी माइनस करो, कुछ भी प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंफिनिटी ही रहेगा। और इंफिनिटी में कुछ भी माइनस ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहां पे एक प्रॉपर्टी याद रखना, अगर कभी भी आपकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में है और अब आप मॉड लगाना चाहते हो, तो यहां पे बेटा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और लेस देन इंफिनिटी हो जाएगा। ये चीज याद रखना, क्योंकि मॉड के अंदर मॉड की जो वैल्यू होती है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, है ना। नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकती मॉड की वैल्यू, तो इसलिए वो नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज हट जाती है। तो अब मैंने क्या किया, मॉड लगा दिया यहां पे 2x माइनस 3, ये इंफिनिटी के बराबर। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ये बनाना था। अब वहां पे क्या है, -3, तो मैंने क्या किया, 0 माइनस 3 लिखा। तो यहां पे मॉड 2x माइनस 3 और यहां पे भी -3 किया और इंफिनिटी से भी -3 किया। तो 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -3, और ये पूरी वैल्यू y के बराबर है, और इंफिनिटी -3 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी के बराबर। तो y की वैल्यू, y क्या है, रेंज है। तो इसकी जो रेंज होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, -3 से लेके इंफिनिटी तक, ये इसकी रेंज हो गई। क्लियर इतनी बात, बस बहुत सिंपल सी चीज है। नाउ डिटरमाइन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है, आपको उसको पता लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्या, यानी कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। कुछ कंडीशन दे रखी है, f of 0 6, f of 2 1 और f of -3 6 के बराबर। अब जब मैं f of
फंक्शन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे पास फंक्शन है। अच्छा, मैंने क्या किया, x की जगह पे जीरो रखा। एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है, x की जगह पे जीरो रख दो, तो a इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी वैल्यू 6 के बराबर है, तो ये जीरो, सी की वैल्यू आ गई 6। अच्छा, अब उसके बाद एफ ऑफ टू का मतलब क्या है, a इंटू टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू टू प्लस सी। एफ ऑफ टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। सी की वैल्यू तो है बेटा 0, सॉरी सी की वैल्यू कितनी आ गई है 6, सी की जगह पे 6 लिख दिया, तो 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 यानी कि -5 के बराबर, ये हो गई। अच्छा, इसी तरीके से बाबू एफ ऑफ -3 भी निकाल लो, एफ ऑफ -3 भी निकाल लो। एफ ऑफ -3 यानी कि x की जगह पे मैं -3 लिख देता हूं, -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3 प्लस c इज इक्वल्स टू 6 के बराबर। अब ये हो जाएगा बेटा आपके पास 9a -3b प्लस c इज इक्वल्स टू 6 के बराबर, ये हो गया। अब c की वैल्यू क्या है, 6 है, c की वैल्यू क्या है 6, 6 से 6 कट गया तो 0 बच गया, c की वैल्यू 6 ही है ना, ठीक है। तो बेटा आपके पास एक इक्वेशन आ गई है ये 9a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इधर उधर भेज दूं 9a इज इक्वल्स टू 3b, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a के बराबर, b क्या हो गया 3a के बराबर, b क्या हो गया 3a के बराबर। अब बेटा अगर मैं यहां पे b की जगह पे ये हो गया 4a प्लस 2b, b की जगह पे 3a सब्सटीट्यूट कर दूं, -5 के बराबर आ गया, तो 4a प्लस 6a इज इक्वल्स टू -5, और ये हो जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 6 और 4 10a इज इक्वल्स टू -5, तो a की वैल्यू हो जाएगी -5 अपॉन में 10 यानी कि -1/2, तो ये a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू -1/2 इज इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू आ गई -3 अपॉन में 2, तो ये क्या आ गई b की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई b की वैल्यू आ गई -3/2। तो अब इस हिसाब से अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं तो a की जगह पे क्या है -1/2 का -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है -3/2 एक्स प्लस c की जगह पे क्या है 6। तो ऐसे मैं अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करता हूं। क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सवाल है आप लोगों के पास, इस टाइप का क्वेश्चन तो 101% आता ही आता है। अब 36 की जगह पे वो 9 भी लिख सकता है, 4 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। इस फंक्शन की आपको डोमेन और रेंज निकालनी। अब ध्यान से सुनो कैसे करोगे। मेरे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। सबसे पहले इसकी डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का मतलब होता है दोस्तों x की वैल्यू, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू क्या क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, डोमेन का मतलब है x की वैल्यू में क्या क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। तो डोमेन के केस में बेटा ये क्या है, एक इरेशनल फंक्शन है अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, मैंने बोला था अगर अंडर रूट के अंदर x है तो ये x की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में आएगी, यानी कि 0 से बड़ी होगी। तो वैसे ही कभी भी कोई रेशनल फंक्शन आ जाए तो ये जो वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर, ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा बेटा 0 से बड़ी या 0 के बराबर रहेगी। अब डोमेन का मतलब क्या होता है कि मैं x की जगह पे क्या क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। तो अब अगर मैं यहां पे डोमेन फाइंड करने की कोशिश करूं तो कैसे फाइंड करने की कोशिश करूंगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा। 36 की जगह पे 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कभी भी अगर आपके पास ऐसी कोई इनइक्वालिटी आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेवी कर्व आता है, वेवी कर्व से कर लो, नहीं आता है तो ऐसे कर लो। बहुत प्यारा मेथड बता रहा हूं आपको। सबसे पहले बेटा इसको 0 के इक्वल रखो, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 6, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -6। तो -6 और 6 के बीच में, मतलब -6 और 6 ये नंबर लाइन पे पॉइंट मेंशन कर दो। अब इधर क्या है -इंफिनिटी और इधर क्या है पॉजिटिव इंफिनिटी।
अब -6 से -∞ के बीच में कोई भी पॉइंट उठाओ, -7 उठाया, और इसका साइन चेक करो। x की जगह पे अगर मैं -7 रखूं, x की जगह पे अगर मैं -7 रखूं, x की जगह पे अगर मैं -7 और 7, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 इंटू में -1, तो आंसर क्या आ रहा है -13। आंसर क्या आ रहा है बेटा मेरा नेगेटिव। बस उसका साइन चेक कर लो, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। -6 से 6 के बीच में कोई भी पॉइंट रख लो, मान लो मैंने 0 रखा, तो आंसर क्या आ रहा है 6 इंटू 6 36, यानी कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। और इसके बीच में कोई भी आंसर, कोई भी वैल्यू रख लो, 7 रखी मान लो आपने, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। अब बेटा आप ये देखो, आप ये देखो, ये इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो अब आप देखो आपका आंसर पॉजिटिव कहां आ रहा है, -6 से 6 के बीच में, -6 से 6 के बीच में। और क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, तो x की वैल्यू जो होगी वो बिलोंग करेगी बेटा -6 से 6 के बीच में। क्यों, क्योंकि यहीं पे ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और -6 और 6 इंक्लूड होंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या है, x की वैल्यू। डोमेन का मतलब क्या है, x की वैल्यू, ठीक। फिर बात करते हैं बेटा रेंज की, फिर बात करते हैं रेंज की। रेंज आप कैसे निकालोगे, देखो रेंज में बहुत सिंपल सी कहानी है। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू। तो आ जाओ y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y क्या है बेटा, y क्या है, √36 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब आपको पता है इसके अंदर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो मेरा जो y है, मेरा जो y है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर बेटा y इज इक्वल्स टू √x है, तो मैंने इस फंक्शन की डोमेन को क्या पढ़ा था, 0 से इंफिनिटी, और इसकी रेंज भी क्या पढ़ी थी, 0 से इंफिनिटी। अगर अंडर रूट के अंदर x होता तो इसका मतलब y की जो रेंज होगी, मतलब अंडर रूट के अंदर चाहे कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी के बीच में आएगा। और बहुत सारे बच्चों को लगता है यही इसकी रेंज है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं लाला, ये इसकी एक्चुअल रेंज नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे, मतलब x इज इक्वल्स टू समथिंग निकालेंगे। जैसे अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 36 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। एक्स स्क्वायर को इधर भेजो, वाई स्क्वायर को इधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, तो ये हो जाएगी बेटा √36 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज जरूर बताना, देखो कॉन्सेप्चुअली खेलते हैं हम सारा खेल। अगर बेटा मेरे पास ऐसा होता, एक्स स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर होता, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस माइनस √25 हो जाती है, ये हो जाती है। लेकिन यहां पे मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, और लगेगा भी नहीं, क्यों नहीं लगाया, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सोचना सोचना इस चीज के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये हो गया। अब सेम मेरे को यहां से y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी है 36 माइनस वाई स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। तो वही सेम चीज बन रही है जो यहां पे बनी थी, सिक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 6 माइनस वाई इंटू में 6 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहां से y की वैल्यू हो जाएगी -6 से 6 के बीच में। अब बेटा एक्चुअल रेंज क्या होगी, एक्चुअल रेंज क्या होगी, देखो ये तो हो गया 0, पहले वाले के हिसाब से 0 से इंफिनिटी, और दूसरे वाले के हिसाब से ये -6 है और ये 6 है। दूसरे वाले के हिसाब से -6 से 6 के बीच में, जो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो एक्चुअल रेंज होगी। तो y की वैल्यू क्या होगी, y विल बिलोंग्स टू 0 से लेके 6। तो ये क्या है, ये इसकी एक्चुअल रेंज है। बहुत सारे बच्चे ये करके आ जाते हैं, ये गलत है। क्लियर 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 क्लियर। चलो एक बहुत प्यारा सा, और एक शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, बट बहुत प्यारा सा सवाल है। आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, डोमेन निकालनी है। अब डोमेन कैसे निकालोगे बेटा, क्योंकि ये एक रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और आपको पता है नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब अगर ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -6x माइनस 2x प्लस 12 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, 6 दूनी 12, x माइनस 6 है। अच्छा यहाँ पे x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6
डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6 यहां से भी कॉमन आ गया, और x माइनस 6 बेटा x माइनस 2 यहां पे ये आ गया, डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 6 एंड x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 2, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बस 2 और 6 को छोड़ के। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बस 2 और 6 को छोड़ के। अगर आप 2 सब्सटीट्यूट करोगे, 4 माइनस 8 टू 16, तो 16 प्लस 12, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16, और माइनस 16 0। अब अगर मैं 6 सब्सटीट्यूट करूंगा 36 प्लस 48 माइनस 8 6 48, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलो अब आपके पास एक और एनसीईआरटी का बहुत प्यारा सा सवाल है। इस सवाल में आपको बताना है, ये एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, डिटरमाइन रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज ऑफ दिस फंक्शन बहुत प्यारा सवाल है और आखिरी सवाल आज के इस सेशन का। फिर इसके बाद एक सवाल आप लोगों के लिए, नहीं आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आई गेस, है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखो बहुत प्यारा सा सवाल है। ये क्या कहता है, एक फंक्शन है x और ये है। जनरली हमारे पास जो भी फंक्शन होता है या फिर जो भी रिलेशन होता है हम उसको लिखते कैसे हैं, x, y की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे y की जगह पे आपको ये दे दिया गया है, यानी कि ये कुछ और नहीं है, ये y की ही वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस सवाल को लोग अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बहुत बेसिक और बहुत प्यारा सा फंडा समझाता हूं, ध्यान से समझना बेटा। अगर कभी भी मेरे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की कहानी होती है, फ्रैक्शन की कहानी होती है, समझो, अगर बेटा मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो दो केसेस बनेंगे। पहला केस क्या, कि डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो ऊपर 2 है नीचे 3 है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, और नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा, तो ये वैल्यू बेटा हमेशा 1 से छोटी आएगी। कोई भी नंबर, दुनिया के कोई भी नंबर उठा के देख लो, 99/198, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, और नीचे वाला अगर ऊपर वाले से बड़ा है तो ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। जैसे मान लो मैंने ऊपर 0 रखा और नीचे 2 रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, किसके बराबर आ जाएगी, 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। तो बेटा अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है और दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन बेटा 0 के बराबर हो सकता है। देखो यहां पे आया ना 0 के बराबर, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से हमेशा ये छोटा रहेगा, 1 से हमेशा ये छोटा रहेगा। पहली चीज तो ये। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें होता है जो कि जिसके ऊपर आप सवाल 12th क्लास में करोगे, लेकिन मैं यहां पे बता देता हूं आपको। पहला केस तो ये होता है। दूसरा केस ये होता है बेटा, ऊपर वैल्यू आपकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मेरे पास ऊपर -1 है नीचे 2 है, अभी भी ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ये इस केस में अगर बेटा मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है लेकिन मेरा न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है, इस केस में बेटा, इस केस में, या फिर अगर मैं इन दोनों केसेस को कंबाइन करूं, मतलब अगर सिंपली ये बोला गया है, देखो अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो हमेशा ये वाली कंडीशन लगेगी। लेकिन अगर बेटा मेरे पास सिंपली ऐसा बोला गया है कि एक फ्रैक्शन है और नीचे वाला जो है ऊपर वाले से बड़ा है, तो इस केस में बेटा ये जो वैल्यू होती है ये -1 से लेके 1 के बीच में डिफर करती है, -1 से 1 के बीच में डिफर करती है। जैसे मान लो -1/2 है, अब उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई कि दोनों पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में हमेशा वैल्यू क्या होगी, -1/2 से -1 से 1 के बीच में लाई करेगी।
अगर आपके पास बोला गया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, तो इस केस में हमेशा वैल्यू -1 से 1 के बीच में। लेकिन अगर ये बोल दिया ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू बेटा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब आ जाओ इस सवाल पे। बेटा एक्स स्क्वायर है, पहले सवाल को समझो। एक्स स्क्वायर है, आपको पता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमेशा बराबर होंगे। अब बेटा अगर मान लो LHS जैसे मान लो 2 2 के बराबर है, अगर मैं RHS में 1 ऐड कर दूं तो क्या अब भी ये बराबर होंगे? बराबर नहीं होंगे, अब तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, LHS को एज इट इज छोड़ा और इधर वाले एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज बड़ी हो गई। अब अगर मैं अपने इस फ्रैक्शन को देखूं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं देखूं तो ये वाली वैल्यू क्या है दोस्तों, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर कुछ भी डालो एक्स स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और ये भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, क्या बन रही है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर वाले से बड़ा है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, और नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बेटा 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है बेटा, y के बराबर है। तो y की वैल्यू बेटा 0 के बराबर, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। और यही जो y की वैल्यू है वही तो रेंज होती है, सो दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। और हमें रेंज ही तो निकालना है, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल आज के इस सेशन का, और आखिरी सवाल क्या है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। कभी कभार इन फंक्शंस की भी डोमेन रेंज निकालने को बोल देता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा हुआ है। नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ लेना, है ना। बाकी आपको इन क्वेश्चंस में इसकी रेंज निकालनी है, और इन क्वेश्चंस की रेंज कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको cos x की रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि cos x है, तो cos x की जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। अगर नहीं भी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये आपको पता होना चाहिए कि cos x की रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में। अब आपको याद होगा हमने एक मॉड वाला क्वेश्चन किया था, है ना, उसमें क्या बनाया था, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। यानी कि मेरा सवाल क्या है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस 2 cos x, इसके बराबर है। तो मैं y बनाने की कोशिश करूंगा। y कैसे बनाऊंगा, मैंने क्या किया, -2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, इन इनइक्वालिटीज के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये क्या हो गया, +2 -2 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। क्यों किया, क्योंकि बेटा मुझे -2 cos x, अब मैं 1 ऐड कर दूंगा, 1 माइनस 2 cos x, 1 ऐड कर दूंगा, -2 + 1, तो ये हो जाएगा बेटा 3, 1 माइनस 2 cos x ग्रेटर देन -1। मुझे क्या बनाना है, मुझे y बनाना है। मुझे ये देखना है कि y की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी, y की वैल्यू ही तो निकालनी है, y ही तो रेंज है, तो y बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, रेसिप्रोकल कर दो। तो इधर क्या हो जाएगा 1/3, इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 2 cos x, और इधर क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1, क्या रहेगा -1। और जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं बेटा, तो इन इनइक्वालिटी के साइन फिर दोबारा से चेंज हो जाते हैं, ये हो जाए। अब इसका मतलब क्या है, 1/3, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ऐसे मत लिख के आ जाने। बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं कि y की वैल्यू 1/3 से बड़ी है और -1 से छोटी है। ऐसा हो सकता है क्या कि y की वैल्यू -1/3 से 1, इसको इंटरवल में ऐसे नहीं लिखना है। इसने क्या बोला है, y की वैल्यू 1/3 से बड़ी है और y की वैल्यू -1 से क्या है, छोटी है। ये है, y की वैल्यू 1/3 से बड़ी है एंड y की वैल्यू -1 से क्या है, छोटी है।
तो y की वैल्यू 1/3 से बड़ी का मतलब क्या है, बड़ी कहां तक जा सकती है बेटा, इंफिनिटी तक जा सकती है। y की वैल्यू 1/3 से बड़ी, इसका मतलब क्या, 1/3 से इंफिनिटी तक जा सकती है। एंड y की वैल्यू बेटा -1 से छोटी है, छोटी का मतलब क्या है, -∞ से -1 के बीच में, इक्वालिटी का साइन है, हाँ ठीक है, ठीक है, -∞ से -1 के बीच में कहीं पे भी रह सकती है। तो y की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा सवाल है, आपको कमेंट सेक्शन में इस फंक्शन की रेंज मुझे बतानी है। कमेंट सेक्शन में इस फंक्शन की रेंज बताना, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सवाल मैं आपको करवाता हूं, एक आपके लिए भी तो होना चाहिए ना होमवर्क। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी अब हम मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 10 सवाल बेमिसाल में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।